एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। इसका मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है? मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह से कि इसको वो सजा ना दे जो इसको मिलेगी। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, 7 अरब रुपया शरीफ खानदान के लिए तो ये टिप दे सकते हैं, 7 अरब रुपए की, इन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ। शहबाज शरीफ, आपका बेटा भागा हुआ है अरबों की चोरी पे, उसकी गारंटी तो पहले दें। आपका दामाद मुल्क से भागा हुआ है चोरी करके, उसकी गारंटी कौन देगा? और सबसे बड़ी बात ये, शहबाज शरीफ, आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। अदालत का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहा है, मैं शहबाज शरीफ आपको बताना चाहता हूं कि ये कौम समझ गई है आपको। कहता है इमरान खान जिम्मेदार होगा अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। 800 से ज्यादा बेचारे जेल में कैदी पिछले 10 साल में मरे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस है, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं, परसेप्शन को ठीक करें कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो के इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सियासी माहिरीन के मुताबिक उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म सख्त ज़हनी तनाव का शिकार नजर आए हैं। शायद इसकी वजह यह भी है कि मौलाना के धरने के नतीजे में इस्तीफ़ा तो ना आया, पर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके अंदर एक खलबली मच चुकी है। जो बेरोजगारी है, महंगाई है, खासतौर पर 40 तबका जो है वो मरता जा रहा है। 3 महीने 6 महीने बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होना, ये हालात जा रहे हैं। 3 महीने के बाद कोई पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने पे तैयार नहीं होगा। हाँ, जो 3 महीने 6 महीने वाले हैं, सही, तो चौधरी साहब 6 महीने के बाद कोई नहीं बनेगा। तो नाज़रीन, पुराने साथी यानी चौधरी बरादरान करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ ऐसे बयानात ने हुकूमत के साथ जो है वो गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं। मुस्लिम लीग काफ की कौमी असम्बली में नाज़रीन 5 सीटें हैं, जबकि पंजाब असम्बली में 10 सीटें हैं, यानी पंजाब असम्बली में बड़ा धड़ा है। MQM की तरफ से कुछ शिकायत भी सामने आ रही है। पाकिस्तान वायदा और 2 टोक अल्फाज में मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को फिल फॉर, आई रिपीट, मियाँ साहब को फिल फॉर और गैर मशरूत तौर पर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। नाज़रीन, MQM की 7 सीटें हैं कौमी असम्बली में। अगर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हैं तो इसका सियासी मंजरनामे पर क्या असर होगा, चूँकि यकीनन एक बहुत बड़ा असर पंजाब के अंदर भी हो सकता है। वज़ीर आज़म ने आज बिलावल की नकल उतारी और कितना मुश्किल होगा अब इश्यूज़ पर सियासत करना, ये भी एक सवाल हमारे सामने आता है। इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो आप हैं चेयरपर्सन भी हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी, आज काबीना में तब्दीली हुई है सदाकत अब्बासी साहब, तो ये भी खबर आ रही है कि MQM को भी एक सीट मिलने जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी एक सीट मिलने जा रही है, यानी मौलाना के धरने का जो पसमंजर है और खामियाजा है वो आपको शायद उस तरीके से भुगतना पड़े। मुझे बहुत शुक्रिया। मुझे ये जो कैबिनेट में जो रीशफलिंग या इसकी बातें, ये खबरें बहुत पहले थी और अरसे से चल रही थी, लेकिन दरमियान में धरना आ गया और उस धरने में ज़रा फोकस शिफ्ट हो गया, तो उसका तो मेरा नहीं ख्याल कि इस धरने का कोई इम्पैक्ट है। ये पहले से ही कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी, अभी तक तो सारी तो अनफोल्ड नहीं हुई, 2 ही अनाउंस हुई हैं मिनिस्टर्स की आगे रीशफलिंग। तो बाकी जहाँ तक आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर की आज जो कोई तकरीर थी, वो देखें 2.5-3 हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं यहाँ पे कि जी इस्तीफ़ा दे दिया, हम 1 मिलियन हम सखर से निकालेंगे, 5 लाख हम लाहौर से निकालेंगे, आखिर में को 15-20 हज़ार बंदा आया और जब हम गुजरांवाला पहुँचेंगे तो ये भाग जाएंगे, ये इस्तीफ़ा दे देंगे। और हमें हमें कादियानी कहा गया, कभी हमें यहूदी कहा गया, कभी यहाँ इसराइल के झंडे लगाने की बात की गई। और पीपल्स पार्टी और PMLN जो खासकर पीपल्स पार्टी जो मजहबी कार्ड को इस्तेमाल ना करने का उनका एक पूरी रवायत है और एक सियासी वर्सा है, उनका भी वहाँ हमें देखा कि वो भी मौलाना की जब तकरीर हो रही है तो बिलावल साहब खड़े ऐसी बातें कर रहे हैं
प्राइम मिनिस्टर के पास एक जलसे का फोरम था, उन्होंने उसका जवाब भी दिया और लोगों को बताया कि इसके पीछे क्या बात है और कौन कौन जो वहां बातें करते रहे उनकी अपनी अपनी हैसियत क्या है, तो सियासी जवाब दिया। इसको आप गुस्सा या कोई किसी का फॉल उतारना बाकी पॉलिटिकल लीडर्स का, वजीर आजम का एक ओहदा होता है, वजीर आजम के साथ एक उनकी जो पोस्ट के साथ एक संजीदगी वाबस्ता होती है, मुनासिब था? देखिए, वजीर आजम का जहां तक कोई एक जलसा होता है, जलसे में एक अपना एक अवामी स्टाइल है। वजीर आजम का जलसा नहीं था, ये कन्वेंशन सेंटर में हुआ, मतलब अवामी एक प्रोग्राम था, उसमें वजीर आजम का अवामी अंदाज था, जो वजीर आजम ने बर्दाश्त जो कुछ किया, अपने आपको कुफर के फतवे बर्दाश्त करते रहे 2.5 हफ्ते यहाँ में बैठ के। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया। वो बर्दाश्त करना अलग बात है, फिर सुनते भी हैं। यहाँ हमने सदर पाकिस्तान का पेट फाड़ने की बातें भी सुनी है कि सदर का पेट फाड़ेंगे, उसको घसीटेंगे, उसके गले में रस्सी डालेंगे, ये भी हमने सुना है। उस लिहाज से हर पॉलिटिकल लीडर का अपना एक अंदाज है, लेकिन जो तनकीद जो की उसके पीछे कौम को वो बयानिया बताना था कि जो कौम को कंफ्यूज किया गया 2.5 महीने में कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम भाग रहे हैं। कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं, ये पहले से ही आप लोगों ने फैसले करने थे। मुस्तफा नवाज साहब जिस तरह के ये कह रहे हैं कि जी कैबिनेट के फैसले तो हमने पहले से करने थे, मगर देखिए आज हमने देखा कि किस तरह डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो फौज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हुकूमत जो है वो एक ही पेज के ऊपर है, तो क्या जरूरत पड़ी उनको आज ये इस किस्म का बयान देने के लिए? देखिए, गुजारिश ये कि बुनियादी तौर पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया मेरी नज़र में खान साहब को लेकर आने का, जिस तरीके से इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया, फिर उसके नतीजे में अपोजिशन को बड़े एतराज़ात हैं, जिस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, जिस तरीके से RTS सिस्टम फेल किया, और फिर जब ये हुकूमत में इनको जिस तरीके से लाकर बिठा दिया गया, तो उसके नतीजे में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी जो एक आम आदमी की भी थी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी आएगी। 1.5 साल गुजर गया और इस 1.5 साल के अंदर जो हालात अब बन चुके हैं, आपने चौधरी शुजात हुसैन साहब की स्टेटमेंट दिखाई कि उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद भी इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये निशानदेही करती है कि ये एक्सपेरिमेंट बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो गया और इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं, बजाय इसके कि वो घटते, वो मसाइल हमारे बहुत बढ़ चुके हैं और किसी भी कोई एक फ्रंट भी आप ऐसा नहीं कह सकती कि जिसके ऊपर हुकूमत को कामयाबी मिली हो। डिप्लोमेटिकली आप देखें, इंटरनेशनली आप देखें, पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड। कश्मीर हमारा इतना पुराना इशू, उसके ऊपर हमें वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, इवन कि हमें मुस्लिम ममालिक से भी वो सपोर्ट नहीं मिल सकी जो हमें मिलनी चाहिए थी। इकोनॉमिकली आप एक बहुत कमजोर पोजीशन पे। इत्तेहादी क्यों डगमगा रहे हैं? इत्तेहादी इसी वजह से डगमगा रहे हैं कि इनका जो बोझ है वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने भी लोगों के पास जाना है, उनके भी हल्के हैं वहां पर। आपकी पार्टी के इनके साथ राब्ते हैं? एक जमाने में तो चौधरी शुजात और आपकी राब्ते तो देखिए सबके साथ रहते हैं, रहे हैं माजी में भी, और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो फ्यूचर में डेवलप हो भी सकती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, इनके अपने जो कोalition पार्टनर्स हैं इनके ऊपर लेवल ऑफ ट्रस्ट क्या है? वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं है जो आज से शायद 1.5 साल पहले था। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर के एक पेज पर है, वो जितना मर्जी है एक पेज पे कहते रहें, लेकिन गुजारिश ये है कि ये इस तरह कहने से जो एक आम रेडी वाला है वो भी फिर यही तासुर लेगा कि ये हुकूमत में लाए गए, बिठाए गए और इनको चला भी कोई और रहा है और फिर जिम्मेदारी भी उनके ऊपर। और उन्होंने आज तंकीद की है एक तरीके से अदलिया के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें कामिल अली आगा साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम लीडर है, मगर उससे पहले कामिल अली आगा साहब मैं आपसे सवाल करूं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब ये बताइए, आपकी पार्टी के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे चौधरी बरादरान से, फिर हमने देखा कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, तो चौधरी बरादरान का क्या मुस्बत रोल रहा है? ये जो एक क्राइसिस पैदा हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने देना है कि नहीं जाने देना, क्यों जरूरत पड़ी मियां साहब को उनका शुक्रिया अदा करने की? जी, मेरे ख्याल में मियां साहब के बाहर जाने में तो उनका शायद कोई हाथ ना हो, मैं नहीं जानता, अगर कोई है हाथ तो मुझे उसकी इत्ला नहीं है। लेकिन बड़ी वाज़ेह तौर पे जो डिप्लोमेसी उन्होंने की है हुकूमत और धरने के दरमियान, वो गालिबन उसकी वजह से कह रहे होंगे कि किसी बड़े तसादुम से कम वक्ती तौर पे बचा लिया है। तो मेरे जहन में तो यही आया है कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो यही किया है कि कुछ अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि हमने कुछ अमानत की शक्ल में वादे जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जो पूरे होंगे, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो की गई हैं जो पूरी होंगी।
तो गालिबन उस ज़मीन में कोई बात हुई होगी और उसी ज़मीन में कोई शुक्रिया अदा किया गया है। मगर मियाँ साहब की जो इस वक्त ज़मानत हुई है या उनको अदलिया ने जाने की इजाज़त दी है, उससे बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता चौधरी साहिबान का। मगर आपको लगता है कि पंजाब के अंदर क्योंकि खासी बड़ी मतलब बड़ी तादाद में इनकी सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, कि कुर्बतें और बढ़ सकती हैं, आप लोग शायद मुस्तकबिल में जाके इकट्ठा काम भी कर सकें? देखिए, मुझे तो आज बज़ाहिर अगर आप वज़ीर आज़म की आज की तकरीर सुने जी, तो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि बड़ी कोई संगीन किस्म की एंग्जाइटी है या कोई जहनी दबाव है, और उसकी वजह गालिबन यही है कि हर असम्बली में 3 या 4 सीटों से वो हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के साथ मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई है वो सब बयानात उनके खिलाफ दे रहे हैं। पिछले दिनों क्यू लीग के बयानात आपने सुन लिए, ये अभी जिक्र कर रहे थे खोखर साहब भी कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं होगा वगैरह वगैरह। आपने एमक्यूएम के भी बयानात नेशनल असेंबली में सुन लिए जी। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप इन तमाम नुकात को इकट्ठा जोड़ना शुरू करें तो लगता है कि यह हुकूमत मुतज़लज़ल है इस वक्त, या कम अज़ कम अपने जहन में मुतज़लज़ल है, और इसी वजह से आज वज़ीर आज़म ने इतनी सख्त ज़बान और सख्त रवैया अपनाया है। वैसे तो उनका खासा है, वो सख्त बात ही करते हैं और सख्त तरीके से ही करते हैं, मगर इस तरह मजाक उड़ाना या नकलें उतारना, जैसे आप भी कह रही थी, गालिबन प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता, मगर ये हर प्राइम मिनिस्टर का अपना मिजाज है, वो अपने मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं जी। मेरा ये ख्याल है कि आप अगर जो खोखर साहब बातें कर रहे थे मैं उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा। आप एक तो ये सियासी जोड़ तोड़ का नुक्ता नज़र है जिसमें आप देख रहे हैं कि हलीफ जो हैं वो अगर इतनी सख्त गुफ्तगू करना शुरू कर दें और ये बात भी चल रही हो कि इन हाउस कोई शायद तब्दीली आ जाए वगैरह वगैरह, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ आपकी मेजॉरिटी हुकूमत कायम हो 4 या 5 वोटों से और वो 6, 7, 8 वोट आपको हिलते नजर आए, तो इस तरह की एंग्जाइटी तो बहरहाल होनी चाहिए थी। मगर बड़ी एंग्जाइटी जो है वो लोगों के दिलों और जिंदगियों में है। वो लोग 30-40 हज़ार रुपए कमाते हैं। आगे बढ़ाएं, जो आपने ये बात कही है ये बहुत अहम बात आपने कही है इन हाउस चेंज के हवाले से। कामिल अली आगा साहब, बार बार गवर्नर पंजाब ने भी ये कहा कि देखिए जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि इन हाउस चेंज होगी, इन हाउस तब्दीली होगी, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उस सतह के ऊपर अब ये बातें करना तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग तो कहीं लगी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि चौधरी शुजात साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, इतने अरसे से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, वो क्या मजबूरी हुई कि चौधरी शुजात को ये कहना पड़ा कि जी यहाँ पे हालात ऐसे हो जाएंगे कि 3 महीने 6 महीने के बाद कोई वजीर आजम नहीं बन पाएगा, कबूल नहीं करेगा वजीर आजम बनना? मुनज़्ज़े, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आज आर्मी चीफ को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी कि एक बेहतरीन शाहीन वन का तजर्बा हुआ है और कामयाब तजर्बा हुआ है, उस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि हर किसी का अपना वतीरा है और अपना तर्ज सियासत है और अपना मुफाहमती अमल का तर्ज अमल है। उसके अंदर हमारी क़यादत का रवैया तो मुनज़्ज़े हमेशा से ये रहा है कि ये नई बात नहीं रही। जब भी कौमी इशूज होते हैं, जब कौमी मफाद होता है और आवाम की आवाज़ जो है वो किसी चीज़ के ऊपर तशवीश का इजहार करती है, तो हमारी क़यादत ने हमेशा आज खुद उसका नोटिस लिया है और अपने फैसले खुद किए हैं और किसी की डिक्टेशन नहीं ली। आप अगर मुफाहमती पॉलिसी के मामले में देखें तो आप कब से पीछे से शुरू हो जाए, माजी में बेनजीर जेल के अंदर बैठी हुई हैं। जरूर सब माजी जानते हैं कामिल अली आगा साहब, मगर ये खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि आपकी पार्टी को मजीद एक वजारत भी मिल रही है काबीना में, इसके ऊपर भी कुछ बात करें। मुझे पता है कि आप शायद सीधा जवाब ना दे, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मैं सीधा जवाब दूंगा। आप मुतमिन रहे, मैं सीधा जवाब दूंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सच्चाई बयान करता हूँ। मैं एक हिस्ट्री आपको बयान कर रहा हूँ। ये उस वक्त की बातें हैं जब कोई तोक्को नहीं कर सकता था। चौधरी शुजात हुसैन वजीर दाखिला थे, बेनजीर जेल में तकरीब का शिकार थी। जरदारी साहब के खिलाफ सर आज की बात करें ना, चूंकि लोग वक्त की किल्लत होती है। अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जद्दे से
इलाज के लिए लंदन जाना था तो हमजा शहबाज चौधरी साहब के पास आए, उसकी इजाजत जनरल परवेज मुशर्रफ से दिलवा के दी। उसके बाद अभी आप देख लें, सुओ मोटो नोटिस लेके चौधरी साहब ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाए, चाहे इमरान खान को अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़े। मगर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत तो अदालत ने दी है ना जी। जी आप सुने ना, इनिशिएटिव की बात होती है जी। सबसे पहले जिसने बात की, जो आज मुझे लगता है कि मुझे शायद अपना जवाब ना मिले। कामिल साहब, मैं आगे बात को बढ़ाती हूँ, मेरी बात सुन लेना, एक मिनट बात मैं मुझे कंप्लीट करना नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कामिल साहब अगर जो बात कह रहे हैं मैं उनकी तायीद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा है ये कामिल साहब मैं एक्सप्लेन कर दूं। शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उसके बाद डरने की बात है तो वो कौमी इशू था, उसके अंदर मुल्क के अंदर बदअमनी फैलती, उसके अंदर चौधरी शुजात साहब ने इनिशिएटिव लिया, परवेज साहब ने एक्ट किया और डिलीवर किया। ये कौमी लीडरशिप, कौमी लीडरशिप का काम है कि वो पार्टिसिपेट करें, अपना रोल अदा करें। तो हम कामिल साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन अगली बात, मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आपकी जानिब फिर से आऊंगी, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी। सदाकत साहब, जो कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि ये एक इनिशिएटिव है और हमने ये इनिशिएटिव लिया। अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इसके अंदर ना एक रोड़ा अटकाती तो बेहतर था, इसलिए चूंकि आप हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जी कोर्ट जो अदालतें हैं वो और उन मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान बात है, तो फिर आपने क्यों ये बीच में एक शर्त जो है। देखिए, हमारे जितने इत्तेहादी हैं उनका ख्याल था कि मियां साहब को जाने देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का भी ख्याल था कि मियां साहब इंतहाई बीमार हैं, लेकिन हमारे और इनके बयानिए में एक फ़र्क भी है कि हम आए ही, हमें वोट पड़ा ही करप्शन के खिलाफ अपनी तहरीक का है। लिहाजा हम समझते थे कि मियां साहब, क्योंकि मियां साहब के ख़ानदान के लोग पहले भी गए, वापस नहीं आए। इसहाक डार साहब गए, शहबाज साहब के बेटे गए, उनके दामाद गए, मियां साहब के दोनों बेटे गए, अदालतें बुलाती नहीं, वापस नहीं आए। और फिर ये मियां साहब कन्विक्ट हुए हुए हैं और उस कन्विक्टेड आदमी को जिनको सजा हुई है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था। आज अगर मियां साहब बाहर जा रहे हैं तो फैसला कैबिनेट का है, उस पर जा रहे हैं। ECL से निकाला जा रहा है तो कैबिनेट के फैसले पे निकाला जा रहा है। कैबिनेट ने जो कंडीशन लगाई थी, उन कंडीशन में 1 महीने की कंडीशन थी, 1 टाइम की कंडीशन थी और 7 अरब रुपए का छोटी बॉन्ड था। 7 अरब रुपए का छोटी, यहाँ पे एक वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं अगर अपनी बात करूं फिर 7 अरब का छोटी बॉन्ड तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन 1 टाइम जाने का और 4 हफ्ते जाने का हमारी कैबिनेट का डिसीजन माना गया। वो तो उन्होंने कैबिनेट के डिसीजन को चैलेंज किया। नहीं, आपने कहा था कि 7 बिलियन रुपयों का, मैं कह रहा हूँ 7 बिलियन की छोटी बॉन्ड की बजाय, तो वो तो कुछ अदालत ने अदालत ने कहा कि शख्सी जमानत दे। नहीं, अदालत ने ये नहीं कहा सर, मैं वो केस जरा सा फॉलो कर रही हूँ। जहां तक अदालत की मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी देखे, वहां के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि इनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। सारी बात है। आखिर में क्या हुआ, 4 हफ्तों का हमारा फैसला था जिसपे वो गए, 1 टाइम हमारा फैसला था, जमानत हमने मांगी थी कि कागज पे लिख के 7 अरब का दें। उन्होंने कहा नहीं जी 7 अरब की नहीं, ये उनकी शख्सी जमानत है और हमें तो शायद पता नहीं बहुत सारी प्रोसीडिंग करना पड़ती। कोर्ट के फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ये हमदर्दी थी उनके साथ, वरना ये मियां साहब कभी ना बाहर जा पाते और प्राइम मिनिस्टर का नहीं, क्या मतलब बाहर ना जा पाते, इसलिए चूंकि वो तो सही कह रहे हैं ना कि वो तो लाहौर हाई कोर्ट का कैबिनेट ने दिया ना जी। कैबिनेट ने कहा कि जा सकते हैं, आप जाएं। ये छोटी बॉन्ड है, छोटी बॉन्ड की बजाय उनको जाती एफिडेविट देना पड़ा। निकालने के फैसले के ऊपर आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते, अदालत का ये तो फैसला तो हमारा ही हुआ ना, वो 2 कंडीशन हमारी हैं। क्यों मुस्तफा साहब? देखिए, फैसला जिस तरह ये समझाना चाह रहे हैं शायद उस तरह समझा नहीं सके सदाकत साहब, लेकिन कैबिनेट एक उसके ऊपर मेरे ख्याल से काफ़ी क्लैरिटी है, कोई अभाम नहीं है कि कंडीशंस इम्पोज नहीं कर सकती थी, स्पेशली जब बेल बॉन्ड सबमिट किए जा चुके हों। और अब जिस तरीके से ये बहरहाल बाद मैं एक सवाल कर लूं, 4 हफ्तों की कंडीशन किसने लगाई, वही मानी गई। 1 टाइम की कंडीशन किसने लगाई, वही मानेगी। राइट नहीं, मगर मेरी बात सुनिए, उसके अंदर ये नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है बॉन्ड। 4 हफ्तों की कंडीशन का ये है कि जब एक दफा डॉक्टर्स ये समझें कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है तो फिर वो वापस आएंगे, तो वो 4 हफ्तों की जगह 4 महीने हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल फैसला तो कैबिनेट का ही था ना।
अदालतों ने भी कैबिनेट को कहा, ओरिजिनल फैसले भी का कैबिनेट को हतमी कहा, फैसला हमारे कंडीशन पे एतराज लगा, हमारे फैसले पे एतराज नहीं लगा। अच्छा, बार तौर अगर यही जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर इसी तरह सूरत हाल होती तो फिर इनके जो हलीफ हैं हुकूमत के अंदर, उनको इतना चीखना चिल्लाना ना पड़ता, अपनी बाहर पब्लिकली अपनी अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना देनी पड़ती जो हुकूमत के मौक़िफ़ से, पीटीआई के मौक़िफ़ से बिल्कुल अलग थी। तो अगर इतना ही सिंपल होता, इतना सिंपल नहीं था। रोकने की कोशिश की गई, हत्तल वस्ता कोशिश की गई कि इनको बाहर ना जाने दिया जाए, और फिर अदालत ने आखिरकार रिलीफ दिया और कैबिनेट का जो फैसला था उसको ठीक नहीं ठहराया अदालत ने, दूसरे लफ्जों में। लेकिन गुजारिश ये है कि अभी ये जो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, इसमें आज मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं कि जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने की वो वाकई एक परेशान आदमी की गुफ्तगू थी, और उस गुफ्तगू से ये अंदाजा हो रहा था कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स इधर उधर हो रहे हैं उनमें कोलिशन पार्टनर्स शायद रीथिंक कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी इन कमिंग डेज। और फ्रैंकली हमें ये भी बात कंसीड करनी पड़ेगी कि 12 करोड़ का जो सूबा है पंजाब, उसमें भी चीजें ठीक तरीके से नहीं चल रही। और पीर पगाड़ा साहब ने भी अब एक स्टेटमेंट दी है कि मैं भी खुश नहीं हूँ, और पीएमएलएफ आपकी सिंध के अंदर तो इत्तेहादी जीडीए ने अपनी मगर ऑपोजिशन में है, उन्होंने भी अपनी जी गुफ्तगू की है, हर किसी ने अपने ग्रीवेंसेस और अपनी सोच सामने रखी है। तो आने वाले वक्तों में मैं तो देखिए सबसे पहली तब्दीली मैं अपनी जाती राय में पंजाब में देख रहा हूँ, और पंजाब में मैं नहीं समझता कि जो इनके वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं बुज़दार साहब वो कंटिन्यू कर सकेंगे, मेरी जाती राय है। तो फिर कौन आएगा? और चौधरी परवेज इलाही साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जरूर हैं, बड़ा नाम उनका गर्दिश भी कर रहा है, और उनके साथ एक फेलियर तो आना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे देखिए तो फेलियर ऑफ गवर्नेंस बड़ा शदीद है इस वक्त पंजाब में। हाँ। और उस फेलियर ऑफ गवर्नेंस को काउंटर करने के लिए वहां पर ये जरूरत महसूस की जा रही है कि तब्दीली आए। नहीं मगर अकेले तो नहीं आएंगे मुस्तफा, इसको जरा क्लियर करें ना कि अकेले तो नहीं आएंगे परवेज इलाही साहब, उनके पास वो नंबर गेम नहीं है, तो उनके साथ तो फिर नून को आना पड़ेगा। देखिए हमने आपको भी आना पड़ेगा, हमने वो वक्त भी देखे मुनीजे, आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग जुनेजो चट्ठा साहब और मंजूर वट्टो साहब उस दौर में उनकी बहुत कम नशिस्तें थीं, लेकिन वो वज़ीर आला बन गए, और परवेज इलाही साहब का सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि काफ़ी तजर्बा है बनिस्बतन किसी और भी नए आदमी हर किसी को साथ लेके चलने का वैसे है, ये बात तो है कि चौधरी ब्रादरान हर किसी को साथ लेके चलते हैं। मुझे पता है मुसद्दिक मलिक साहब यू विल हैव अ लॉट टू से ऑन दिस, मगर मैं इसलिए एक वक्फा यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी जानिब आऊंगी। वक्फा लीजिए। नवाज खोकर ने ब्रेक से पहले ये कहा है कि उनको शायद इन हाउस चेंज जो है वो सेंटर में अभी नजर नहीं आ रहा, मगर पंजाब में नजर आ रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि सिचुएशन बन जाएगी आने वाले कुछ दिनों में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और आप इकट्ठे मिलके पंजाब के अंदर बेहतर तरीके से गवर्नेंस कर सकें? देखिए, अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मुझे आज ऐसा लगा कि गालिबन वज़ीर आज़म साहब को मुझसे ज़्यादा ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जो उन्होंने जिक्र किया, जो अभी आपने क्लिप भी चलाया था, कमज़ोर आदमी ताकतवर के सामने, तो मुझे ऐसा लगा कि गालिबन वो अपना जिक्र कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर आदमी कह रहे हैं किसी ताकतवर के सामने, क्योंकि उनका बस चल नहीं रहा। और ये अकेले वज़ीर आज़म ने नहीं कहा, काबीना के जो मेंबर हैं, आज मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम के ऊपर जो पानी के वज़ीर हैं, उन्होंने भी साफ अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में गालिबन ये कहा है अपने एक टीवी प्रोग्राम में कि हमारे पास कुर्सी तो है या हमारे पास दफ्तर तो है, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है। वैसे ताकत तो किसके पास थी? आपके पास थी सेनेटर साहब? जी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी तरफ से वज़ीर आज़म तो ये नहीं कह रहे। आज तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं, कमज़ोर आदमी का जिक्र कर रहे हैं ताकतवर के सामने। फिर फैसल वावडा साहब जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास दफ्तर है लेकिन ताकत नहीं है। फिर तमाम हलीफ जो हैं वो एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर आप इन तमाम नुकात को जोड़ें, सिर्फ एक नुक्ते को नहीं, आप GDF का नुक्ता जोड़ें MQM के साथ, MQM का नुक्ता जोड़ें PMLQ के साथ, धरने, उन तीनों के नुकात जोड़ें धरने के साथ, उन सब को जोड़ें आज वज़ीर आज़म की तकरीर के साथ, फैसल वावडा साहब के प्रोग्राम के साथ, तो आपको पता चल जाता है कि कमज़ोर आदमी कौन है और किसका बस नहीं चल रहा। और ये इस वजह से लगता ऐसे है,
कि हुकूमत बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी है और गालिबन कमज़ोर पोजीशन में आ गई है। जो पोजीशन जो मौलाना ने कहा भी था कि अब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाएंगे, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बयानात नहीं दे रही, तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो भी खासा घबराया हुआ है। वो भी कह रहा है कि जी अब हमारी लीडरशिप कहाँ गई, फिर एक वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है। आपके बड़े बड़े जो लीडर हैं इस वक्त वो नैब के अंदर हैं, सही हो गलत हो मगर हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक जवाल का शिकार होगी? देखिए, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो समझता हूं कि पार्टी की लीडरशिप वहीं पे खड़ी है। मियां नवाज शरीफ साहब ज़रूर जा रहे हैं, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो आपके सामने है और अभी आपका आधा प्रोग्राम जो है उनकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर ही हुआ है कि उनको जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। एक बात की मैं साथ साथ मैं दो बातें करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं दीगर बातें करूँ। एक तो जो बात अभी कामिल अली आगा साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल वो बात नहीं कह रहा था। हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सपोर्ट की है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालती फैसले की वजह से जा रहे हैं। अब दूसरी जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है वो ये है कि हुकूमत ने ये बयान दिया है कि हम NRO से नवाज शरीफ को नहीं निकालेंगे। ये बयान दिया है और ये बयान दिया है कि जब वो एयरपोर्ट जाएंगे तो उनको अदालती फैसला दिखाना पड़ेगा, वो ECL से नहीं निकालेंगे हम उनको। तो जब हुकूमत निकाल नहीं रही, जब हुकूमत कह रही है कि अदालती फैसले के जरिए वो जा रहे हैं, तो फिर ये किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? अगर ये थोड़ी सी फॉर द लैक ऑफ एनी अदर वर्ड ग्रेस दिखाते और खुद से इनिशिएटिव लेते और कहते कि हाँ हमने शौकत खानम के जो अस्पताल के हेड हैं उनको भेजा, उन्होंने खुद अपनी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए, हमें मालूम है कि उनकी हालत ठीक नहीं, तो हम इंसानी हमदर्दी की बिना पे भेज रहे हैं, तो बात और होती। जब आज भी आप कह रहे हैं कि हम NRO से नहीं निकालेंगे और आप अदालती फैसला दिखा के जाएंगे, तो फिर ये इसमें ना इंसानियत है और ना इसमें मेरे ख्याल में ग्रेस है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि हुकूमत कर क्या रही है कि अदालत ने जमानत दी, हुकूमत ने कंडीशन लगाई। कंडीशन वो लगाई जो ना आईनी थी ना कानूनी थी। तो उसका मतलब क्या है कि कोई हुकूमत काम करना चाहती है जो मावराए कानून है और मावराए आइन है। अब मावराए आइन और कानून क्या होता है? मावराए आइन और कानून जो डील होती है उसको कहते हैं NRO। इसी वजह से नवाज शरीफ ने साइन नहीं किया। हम कह रहे थे कि ये NRO देने के लिए भागते फिरेंगे और हम इनको कहते रहेंगे कि नो, और वही आपने देखा कि हुआ। अच्छा, मगर एक सवाल मैं आपकी बात से जोड़ना चाहती हूं, कागज मावराए कानून एक कागज। मगर मुसद्दिक साहब, आपने आज सुना होगा कि वजीर आजम ने आज अदलिया के हवाले से भी कुछ बात की है। पता नहीं हमारे पास वो साउंड बाइट है कि नहीं है, मगर उसके अंदर आपने तो सुना होगा कि वजीर आजम साहब ने क्या कहा अदलिया के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, मगर मैं चाहता हूं कि जो एक परसेप्शन बन रहा है अदलिया के बारे में कि वो सिर्फ जो ताकतवर है उसको प्रोटेक्ट करता है, कमजोर को नहीं करता, तो उस परसेप्शन को आप देखिए ना, पहले बड़ी ज्यादती वाली बात है, डॉक्टर साहब ने अभी बात की और इसी बात जो आपने सही अंडरस्टैंड किया कि उन्होंने, उनका इशारा किधर था, उन्होंने अपनी जुडिशरी से अपील की एक लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने, उसको इन्होंने कहा कि वो ताकतवर किसी और कमज़ोर किसी और की बात करके एक बात की और फिर एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि उन्होंने उससे नुक्ता जोड़ा, उससे उसका ये वैसी ख्याली पुलाव है कि जब हम सियालकोट पहुंचेंगे, जब हम गुजरांवाला पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब यहाँ से भाग जाएंगे और बनीगाला भाग जाएंगे। ये नहीं एक इनका एक कंपनी की मशहूरी के लिए ये जो डंडोरा पीटते रहे। और मुझे मतलब हैरत होती है ऑपोजिशन की इस वक्त कॉन्फिडेंस की कि जिनकी इस वक्त पॉलिटिकल बैंक्रप्सी का ये आलम है कि मौलाना जो है जो तीसरे नंबर चौथे नंबर के ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनके जलसों में आके तो ये अपनी तस्वीरें बना के तो खुश होते रहे और अपने फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करके खुश होते रहे कि जिनके पास आज वर्कर निकलने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास हालात ये हैं कि दो इनके बयानिए हैं और लीडरशिप इनकी उस सारे अजाब में है या एलिगेशन में है अपने बनाए हुए केसेस में। मुझे ये बताइए कि अब जो आप बंदरबांट करेंगे वजारतों की, उसे आपके इत्तेहादी मुतमईन हो जाएंगे? देखिए, इत्तेहादियों का पाकिस्तान में तारीख है, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो एड्रेस भी होते हैं, उनका ख्याल है कि उनको ज़्यादा मुशावरत में लिया जाए या दीगर जो हुकूमती अमूर में उनका हिस्सा है। पंजाब में आपको कोई खतरा नहीं? देखिए, पंजाब में मैं तो बिल्कुल ये जितने ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्याली पुलाव, मैं तो समझ रहा हूँ कि इन बेचारों के पास जगह ही कोई नहीं रही
4 वर्कर नहीं निकले। मुस्लिम लीग नून पूरा लाहौर जीती हुई है, वो सो कॉल जो इनका धांधली वाला इलेक्शन था, इनके पास वहां 500 बंदा नहीं निकला। यहाँ ये आए, इनके 2 बंदे नजर नहीं आए, खुद भी डूबे, मौलाना को भी डूबा। हमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बाप भी बहुत खुश नहीं है आपसे बलूचिस्तान में कि पॉलिटिकली हमें जो हुकूमत को सियासी चैलेंज होना चाहिए था इस धरने से, वो हमने टैकल कर लिया। ना हमने इनकी तरह मॉडल टाउन की तरह गोलियां मारी, ना हमने उनको डंडे मारे, हैंडल करके वापस भेज दिया। उस सारे क्रेडिट की बजाय आज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो स्ट्रीट पावर इनकी खत्म हो गई है और कल ये हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं पैदा कर सकते। ये खबरें फैलाएं कि पंजाब में तब्दीली आ रही है, इधर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहना है। और एक और बात है, मियां साहब के ये जो आपने फैसले की बात की, एक जरूर पाकिस्तान में ये लोगों में थोड़ी सी इस्तराब है कि क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो इन पे जो इनको जो सिस्टम हमारा इनको रियायतें दे रहा है, क्या रियायतें ये आम लोगों को भी मिलेंगी, आम कैदियों को मिलेगी? 800 कैदी को तो मैं आपको हाल जरा सुना दूंगी, मगर मुस्तफा साहब जो ये कह रहे हैं कि जी ये ख्याली पुलाव है, मुझे नहीं लगता कि कोई इन हाउस तब्दीली आएगी पंजाब के अंदर। और ये कह रहे हैं कि देखिए खला तो पैदा हुआ है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उनको क्या जरूरत है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाने की? पीएम नहीं, देखिए अगर तो पंजाब के अंदर बुज़दार साहब बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मिसाली गवर्नेंस है, तो बुज़दार साहब का तो इशू नहीं है ना, वो उनको हटा के किसी और को ले आएंगे, तो जरूरत ही नहीं है। और फिर देखिए गुजारिश ये, एंड ऑफ द डे आपने इस चीज को देखना है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हालात मजमूई तौर पर हैं क्या। अगर मुल्क के अंदर हालात इस वक्त एक आम आदमी के नुक्ता नजर से तसल्ली बख्श है तो इनको घबराने की क्या जरूरत है। इस वक्त जो महंगाई का जो आलम है, यानी कि अगर हम टमाटर को छोड़कर और बाकी चीजों की तरफ जाएं तो एक आम आदमी तो उस महंगाई की चक्की में बड़ी बुरी तरह पिस रहा है। लोगों की जो तनख्वाहें हैं, उन तनख्वाहों की क्या हैसियत रह गई है। आप अपनी मैशत किसान उठाकर देख लें, मजदूर उठाकर देख लें, मिडिल क्लास तबका उठाकर देख लें, कारोबारी तबका उठाकर देख लें, जो स्टैटिस्टिक्स हमें दिखाए जा रहे हैं उसके मुताबिक तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ना, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो नीचे आया है। कैसे नीचे आया जी? कौन से स्टैटिस्टिक्स हैं? आए हैं ना वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अब वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 2.4%, मैक्सिमम 2.5% से 2022 तक ग्रो नहीं करेगी। इज दैट ट्रू? यस। इफ दैट इज ट्रू, व्हाट इट मींस इज दैट कि हमारी जो इस वक्त जो जॉब मार्केट है उसमें हर साल तकरीबन 25 लाख नौजवान ऐड हो रहा है। तो 25 लाख नौजवान को क्या 2.4% ग्रोथ के साथ आपको नौकरी दे सकते हैं? मुझे अगर मौका इट इज एज सिंपल एज दैट। मुझे पता है आपका टॉपिक है, मैं आ रही हूं, की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए थोड़ी सी वजाहत कर दूं तो देखिए लोग सुनने वाले बेहतर एनालिसिस कर सकें। इकोनॉमी को जो 2 बड़े दीमक लगी हुई थी ना, वो थी करंट अकाउंट का खसारा और बजट का खसारा। दोनों अल्लाह के फजल से इतना ड्रास्टिकली कम हुए कि उनमें अभी भी मैं हमाद का ट्वीट पढ़ा था कि यानी पाकिस्तान खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी की वजह से दिवालिया हो रहा था। इतनी तेजी से आपके रिजर्व गिर रहे थे कि हमें डॉलर को 200-300 रुपए का चला जाता। आज आप देखें डॉलर वापस स्टेबलाइज हो रहा है, स्टॉक मार्केट मजबूत हो रही है। आपका ये जो ग्रोथ वज़ीर खजाना है, उनको टमाटर की भी कीमत नहीं पता। एक परसेप्शन तो आपकी भी हुकूमत के बारे में इशू बना लिया है कि वज़ीर खजाना टमाटर की कीमत बताने का नहीं है उनका काम। उनका काम था, सुन लें, उनका काम था कि इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करें। आज आपकी फंडामेंटल तो यही है आज कि आपका कभी तारीख में करंट अकाउंट और यानी बजट का अब सरप्लस हो गया, यानी कि आम आदमी खुशहाल है। नहीं, ये गलत बात है। आम आदमी तकलीफ में है, महंगाई है और महंगाई के पीछे मुस्तफा साहब बहुत अच्छी बात है। साहब का हमेशा अच्छी बात ये है कर्जे हैं जहां पर अपनी खामियां महंगाई है और बेरोजगारी भी है। 2 हफ्ते पहले आपने बिजली महंगी की, बिल्कुल की, ठीक है। अब मजीद बिजली महंगी करेंगे, वो हो सकता है करनी पड़ जाए, उसकी वजह क्या? अब सुने जरा। अच्छा एक सवाल, मैं सवाल बोलूं, मुझे बताएं जो बिजली के मंसूबे, मैं एक बात करूं, जो बिजली के मंसूबे लगे हैं, 1 महीने में बिजली के कारोबार में 38 अरब रुपए का खसारा है। पूछे ना जाके जो किकबैक्स ये आज 12 अरब तक चला गया। एक और नवीद इन्होंने सुना दी कि बिजली मजीद महंगी होने मैं ये नहीं कह रहा, महंगी हो सकती है लोगों के लिए। अवाम जो है वो तो इस वक्त सरापा एहतजाज नहीं है। देखिए अवाम को बताना चाहिए कि जो 30,000 अरब के कर्जे लिए गए पिछले 5-10 सालों में और उनको मिस अप्रोप्रिएट किया गया, और जो बिजली के मंसूबे लगाए गए जो महंगे लगाए गए, जिसकी वजह से टॉपिक कुछ और था। 38 अरब रुपए का मंथली
गर्दिशी कर्जा ऐड हो रहा है। मुसद्दिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। तक ले आई है सारी सवाल मैंने इनसे किया था और महंगाई है वाकई, और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने उसका एक जवाब भी दिया था। बात यह है कि अब मैं फिर से आपसे सवाल करती हूँ, आपको लगता है कि हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि आगे जाके आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलके हुकूमत कर सकते हैं पंजाब में? इज दैट ऑन द कार्ड्स? इवन कुछ भी हो सकता है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, सियासत में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अभी वो आपको कह रहे हैं कि हम वजारतें बांटने लगे हैं, क्यू लीग को भी देंगे, बाकी एमक्यूएम को भी देंगे। मैंने वैसे ऐसी कोई बात नहीं, आपने थोड़ी देर पहले अच्छा ये मुनीजे ने कहा, मैंने नहीं बैठा हूं। मुस्तफा कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग अच्छा चलिए, मुनीजे ने कहा। जी जी नहीं, खबरें आई हैं, आपने तो उसको रिजेक्ट तो नहीं किया, उस खबर को आपने मैंने कहा ये कैबिनेट रीशफल की बात 3 महीने पुरानी है, लेकिन वो दरमियान में ये कहते ना कि बांट रहे हैं, देखिए वो बात कोई और कर रहे हैं। अच्छा, मेरे मुंह में अपनी बात डाल। अच्छा मुसद्दिक साहब, कामिल अली आगा साहब इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। कामिल अली आगा साहब, मैं उम्मीद करती हूँ आप इस बात का मुझे जवाब देंगे। मुझे तो आपने खामखा बुला लिया आज। इज इट ऑन द कार्ड्स? जी देखें मुनीजा, ये बात तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मुस्तफा नवाज खोखर के मुंह में घी शक्कर, लेकिन बात यह है कि हम तो पूरे दिल के साथ और ईमानदारी के साथ, हमारा साबका रवैया भी ये है कि जिसके साथ दोस्ती है दोस्ती है। ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है। उनके फैसले के ऊपर हम उस्मान बुज़दार के साथ पूरे दिल के साथ पूरी दयानतदारी के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई तब्दीली की बात होगी तो इसका फैसला इमरान खान ने करना है, ये हमारा फैसला नहीं है। हमने तो मुनस राय की मिनिस्ट्री की डिमांड भी जो है 10 महीने पहले विड्रा कर ली थी। हमें ऐसे इश्यूज के ऊपर कतई तौर पे हमने ना सियासत की है ना हम करते हैं। यानी आपको एक मिनिस्ट्री, एडेड मिनिस्ट्री नहीं मिल रही आने वाले कुछ दिनों में? किस चीज की? मुझे नहीं पता, आप ही बताएंगे किस चीज की। नहीं, हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमने तो 10 माह पहले विड्रा कर लिया था। हमने इमरान खान साहब को कह दिया था कि हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मोनस राय साहब के लिए नहीं चाहिए। बड़ा ववेला था उस वक्त, बड़ा शोर था, लोग मीडिया के अंदर भी शोर था कि हम शायद इश्यूज क्रिएट करते हैं, रिजर्वेशन बयान करते हैं। 10 माह पहले हमने अनाउंस कर दिया था और इमरान खान साहब के सामने बैठ के हमने विड्रा कर लिया था। हालांकि एग्रीमेंट में शामिल था कि एक मिनिस्ट्री वफाक में हमें और मिलेगी, यानी 2 मिनिस्ट्रियां वफाक में। यानी फिर पंजाब के अंदर आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखें, ये हम तो कतई तौर पे उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं, पूरे दिल के साथ खड़े हैं। अगर कोई तब्दीली आनी होगी तो इसका फैसला इमरान खान ने करना है, हमने नहीं करना। और अगर वो कोई बेहतर फैसला करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग जो है वो यूनाइट हो रही है, सुन तो लें। नहीं, मैंने सुन लिया आपकी बात। मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब मैं आपकी बारी पे आऊंगी। आपका आधा हिस्सा टूट के काफ लीग में जा रहा है। जी मुसद्दिक साहब जी पूछिए। जी, जो कामिल अली आगा साहब ने कहा है कि जी हम तो खड़े हुए हैं, हम तो उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हुए हैं और अगर तब्दीली आएगी तो इमरान खान साहब की तरफ से। देखिए ये तो सवाल आपका है जिसका हर बंदा जवाब दे रहा है। हम जो गुफ्तगू चौधरी साहिबान ने फरमाई है, जो गुफ्तगू MQM ने फरमाई है, हम तो उस हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। हमारे नुक्ता नज़र से ये वजह तब्दीली की नहीं है। तब्दीली की वजह वो है जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बयान की है कि गरीब आदमी जिसकी कमर आपने तोड़ दी है वो तब्दीली लेकर आएगा। आप कितनी देर तक बचते रहेंगे? चलिए आप बच जाइए, आप 10 दिन और बच जाएं। एक इस दफ़ा इल्हाक नहीं होगा, अगली दफ़ा नहीं होगा, उससे अगली दफ़ा नहीं होगा। लेकिन इस तरह की महंगाई जिसमें जब गरीब औरत बोले कि मेरा बजट ख़त्म हो गया है, हमसायों से मांगे तांगे और 22 तारीख को फिर बजट ख़त्म हो जाए, वो खुदा की तरफ देख सकती है, रियासत की तरफ नहीं देख सकती। वो आपने टैक्स लगा दिया, बिजली आपने 100% महंगी कर दी, गैस आपने 300% महंगी कर दी, मछली पे आपने टैक्स लगा दिया, गोश्त पे टैक्स लगा दिया, बालाई पे टैक्स लगा दिया, गैस पे टैक्स लगा दिया। हर आपने कमर गरीब आदमी की तोड़ दी है। तो जो 40-50 हजार रुपए लेकर वो क्या करेगा? अपने बच्चे जलाएगा तो नहीं। अगर आज आप बच भी जाएंगे तो जो असल मुकदमा है वो उस गरीब आदमी का। जब गरीब आदमी का जिक्र करें तो आप डेफिसिट्स की बात शुरू कर देते हैं। डेफिसिट्स गरीब आदमी को समझाएं जिसका बच्चा आज भूखा है। मैडम मेरी बात सुनिए, शामिल करनी है
और ब्रेक के बाद मौलाना फजलुर रहमान का प्लान सी कल से शुरू हो जाएगा। वो प्लान सी क्या होगा, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी, इसके पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान का जो प्लान सी है वो अब शुरू होगा। प्लान बी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कई जगहों के ऊपर कामयाब हुआ, मगर आर्जी तौर पे वो शाराएं बंद करने में कामयाब हुए। मेरे पास बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए वक्त रह गया। मुस्तफ़ा साहब ये बताइए कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ने तो एक ट्वीट की कि जी हमें तो बताया भी नहीं हुआ रहबर कमेटी को कि मौलाना साहब का प्लान सी क्या है। तो किस हद तक अब आप मौलाना साहब के साथ चलेंगे? लोग देखिए, जब तक हमारे इल्म में ना हो कि आगे उनका लाए अमल क्या है, उसके ऊपर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हाँ। तो जब वो हमारे सामने अपना लाएमल रखेंगे, रहबर कमेटी के सामने लाएमल रखेंगे कि ये हम करने जा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर हम कुछ कह सकेंगे। क्यों नहीं वो लेते आपको इत्तेमाद में? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो वो खुद मेरे ख्याल से उनका कोई तर्जुमान या खुद बेहतर बता सकेंगे, कोई अंदाजा होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मौलाना जो इस्लामाबाद से वापस गए हैं और परवेज़ इलाही साहब के साथ जो उनकी नेगोशिएशंस